वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशन, जो पब्लिश करते हैं लार्जेस्ट रेंज चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक including many solved sample papers for various IGNOU courses. Now let's start studying. Assignment for subject code BPAE 143 ब्रिक्स में प्रशासनिक प्रणाली। सत्री कार्य 1 में पहला प्रश्न है, ब्राजील के संवैधानिक ढांचे की चर्चा कीजिए। तो जो ब्राजील के 7 संविधान थे उसमें से प्रथम संविधान 1884 का संविधान माना गया। फिर 1891 में ब्राजील का संविधान था, इसमें पुरुषों को 21 वर्ष की आयु में मत का अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन द्विसदनात्मक था। प्रत्यक्ष चुनाव एक संघीय व्यवस्था। फिर 1934 से 1937 के बीच में ब्राजील का संविधान था। इसमें क्या था, मेन बात थी राज्यपाल द्वारा नगरों के महापौर को नियुक्त किया जाता था और सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया गया। फिर 1946 का ब्राजील का संविधान क्या था, जिसको गेटलियो बार्गमास के मंत्री द्वारा शासन हासिल करने के बाद प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया गया। राष्ट्रपति यूरको ग्यामार 5 वर्ष के लिए चुने गए, जिसके अंतर्गत शक्ति पृथक्करण एक व्यक्तिगत अधिकारों की स्थापना की गई। फिर 1988 में संविधान में परिवर्तन हुआ, जिसमें कुछ विशेष बातें थी कि उसमें कार्यपालिका थी। कार्यपालिका में राज्य और सरकार के अध्यक्ष राष्ट्रपति को 4 साल के लिए चुना जाता है। फिर 1891 से लेकर 1988 तक सभी संविधानों के राष्ट्रपति के निरंतर कार्यकाल को निषिद्ध किया था। विधानसभा में क्या था, 513 संघीय प्रतिनिधि, 3 सदस्य प्रत्येक राज्य और संघीय जिलों से 8 साल के कार्यकाल के लिए चैम्बर्स ऑफ डेप्यूटीज द्वारा सीनेट द्वारा चुने जाते थे। फिर न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका सर्वोच्च मानी गई। फिर नवीन संवैधानिक विकासात्मक घटनाएं एवं चुनौतियां क्या थी ब्राजील में। 2013 में राष्ट्रीय संतोष का कारण भ्रष्टाचार। 2014 में फीफा विश्व कप के आयोजन में आर्थिक खर्च जो था उसका मेन कारण था। फिर 1988 में ब्राजील संविधान संशोधन द्वारा 3 दशक तक देश की सेवा की, क्योंकि देश के पास अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था थी, इसलिए संविधान में परिवर्तन किए गए। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकारी तंत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जो नीति प्रक्रिया है इसमें क्या है, इसमें निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को प्रमुख माना गया। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। तो क्या है, पीएमओ द्वारा नीति आयोग और एनडीसी के अध्यक्ष के रूप में ही अपने उत्तरदायित्व से संबंधित मामलों में प्रधानमंत्री की, तो मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद और कैबिनेट भी कहा जाता है। तो मंत्रिमंडल व सचिवालय की नीति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भारत में नीति प्रक्रिया में सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। सचिवालय द्वारा नीति निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया की भी निगरानी की जाती है। तो अब क्या है, कार्यकारी एजेंसियां अनुसंधान, प्रशिक्षण और सूचना के प्रसार की गतिविधियों के लिए कार्यरत कुछ चीजें जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है, जैसे संलग्न कार्यालय के अंतर्गत यूपीसीएसी और निरीक्षण निदेशालय आदि। अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत सचिवालय, प्रशिक्षण, स्कूल आदि। पंजीकृत कंपनी के अंतर्गत क्या आते हैं, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। विशेष निर्णय या बोर्ड के अंतर्गत जीवन बीमा निगम आदि। तो ये एक पंजीकृत समाज के अंतर्गत केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। इस तरह उपयुक्त चर्चा से हम यह कह सकते हैं कि भारत में नीति प्रक्रिया का प्रमुख खिलाड़ी नौकरशाही है, जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की संसदीय व्यवस्था को उजागर कीजिए। तो दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय विधानसभा में द्विसदनात्मक विधानसभा है, जैसे कि राष्ट्रीय सभा में निम्न सदन और राज्य की राष्ट्रीय परिषद उच्च सदन। तो राष्ट्रीय सभा को राष्ट्रीय विधानसभा के 400 चुने हुए सदस्यों के साथ निचला सदन माना जाता है। यह सदस्य 5 वर्षों के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। स्पीकर का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान माना गया। स्पीकर के जो कार्य सदन में बैठकें को आयोजित करना, प्रवक्ता को आदेश बनाए रखना, सभा का संचालन। फिर प्रांतों की राष्ट्रीय परिषद दक्षिण अफ्रीका में विधानसभा को उच्च सदन माना गया है।
तो निम्न सदन क्या था? राष्ट्रीय सभा और प्रांतों की राष्ट्रीय परिषद को उच्च सदन माना गया। इसमें 40 सदस्य हैं। प्रत्येक समूह में 6 स्थायी प्रतिनिधियों को राज्य विधानसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब इसके कार्य क्या क्या है? संसद में कार्यों में सम्मिलित मूल विधायी कार्य, राष्ट्रीय परिषद और प्रांतों के राष्ट्रीय परिषद के कानूनी मुद्दे, कानूनों को पारित करना, संशोधन करना, अस्वीकृति द्वारा कानून निर्धारित करना। देश के संविधान द्वारा विधेयकों को 4 श्रेणी में बांटा गया। क्या है 4 श्रेणी? पहली, संविधान संशोधन अनुच्छेद 74, राज्यों को प्रभावित न करने वाले सामान्य कानून अनुच्छेद 75, राज्यों को प्रभावित करने वाले कानून अनुच्छेद 76 और वित्तीय कानून अनुच्छेद 77। अब इसमें जन भागीदारी और कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो सहयोगी शासन क्या है? दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका की विधानसभा द्वारा सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका, जिसमें सम्मिलित है विभिन्न आयोग, परिषद, बोर्ड, पदाधिकारियों को नियुक्त करना और उन्हें निलंबित करना। राष्ट्रीय परिषद के साथ साथ विशिष्ट सहयोग शासन व्यवस्था में सम्मिलित हैं प्रांतीय राष्ट्रीय परिषद, निरीक्षण सप्ताह और राष्ट्रीय सप्ताह और स्थानीय सप्ताह। फिर अगला प्रश्न है, भारत में अधिकारी वर्ग के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। कि भारत में प्रारंभिक समय सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना की कि भाई देश के लिए पूरा काम करते हैं तो उनको प्रशिक्षित करना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है? आईएएस अधिकारी का प्रशिक्षण। आईएएस अधिकारी का प्रशिक्षण होता है लबासना, जिसको बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। तो 2 साल के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण होता है, जिसको बोलते हैं मूल प्रशिक्षण। फिर क्या होता है? तो इस मूल प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या है? देश में वातावरण के लिए प्रशिक्षार्थी, जैसे मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण। फिर चुनौती और अवसर के प्रति जागरूकता, प्रशिक्षार्थियों को व्यक्तित्व को बढ़ाना और प्रशिक्षार्थियों को समन्वय को बढ़ाना। अब आईएएस अधिकारियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण। इसमें चरण 1 होता है, 2 चरण होते हैं, जिसमें से पहला होता है व्यावसायिक पाठ्यक्रम। इसमें लगभग 22 सप्ताह का माना गया। यह प्रशिक्षण स्नातक चरण 1 और उन्हें विभिन्न विषयों के कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह चरण पूरा होने पर अधिकारी प्रशिक्षार्थी 1 वर्ष के लिए जिला प्रशिक्षण में जाते हैं। फिर चरण 2, यह चरण लगभग 6 सप्ताह का है। चरण 2 में अधिकारी प्रशिक्षार्थियों के अनुभव को साझा करने के लिए बनाया जाता है और इनके अंतर्गत अपने सेवा में आने वाली समस्याओं और परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है। अब प्रेरण प्रशिक्षण, लबासना द्वारा आईएएस में पदोन्नत अधिकारियों के लिए 6 सप्ताह का प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। फिर मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है? इसमें जैसे पहले और दूसरे चरण में प्रशिक्षण प्रवेश अवधि में और तीसरे, चौथे और 5वें उनके कैरियर चरणों में आयोजित किया जाता है। तो तीसरे में क्या होता है? यह आईएएस अधिकारी जो कि 7 से 8 वर्ष की वरिष्ठता वाले होते हैं। फिर क्या होता है? चरण 4 में आईएएस अधिकारी जिन्हें 15 से 16 वर्ष की वरिष्ठता हासिल होती है, उनके लिए 3 सप्ताह, 1 सप्ताह का विदेश दौरा, यानी 4 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम। फिर 5वां चरण क्या होता है? वह आईएएस अधिकारी जिन्हें 26 से 28 वर्ष की वरिष्ठता प्राप्त होती है, उनके लिए 3 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है, जिनके अंतर्गत विभिन्न विषयों और राजनीतिक प्रबंध को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, चीन में नीति प्रक्रिया में नौकरशाही की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो चीन में क्या है? चीन में राजनीतिक ढांचा जो कैसा है, वो सत्तावादी प्रकार का माना गया। चीन व्यवस्था में विशेष नीति के निर्णय के लिए संसद और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। तो चीन में क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा देश पर शासन किया जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेता है? पुलिस ब्यूरो द्वारा स्थायी समिति द्वारा दिया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? अधिकारियों पे निगरानी रखी जाती है। यह समिति सरकार द्वारा प्रस्तावित नीतियों पर निर्णय भी ले सकती है। अब चीनी जनवादी गणराज्य में छोटी समितियों का पुनर्गठन करता है। हालांकि राज्य परिषद एनपीसी पर भारी पड़ती है, क्योंकि राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं में मताधिकार दिया जाता है। अब क्या है? चीन में सत्तावादी व्यवस्था होने के कारण मतभेद तो होना अनिवार्य है, इसलिए नीति निर्माण की प्रक्रिया को अन्य कार्यकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो कि अधिकारी वर्ग का नेतृत्व अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता है। तो चीन में क्या है? चीन में नौकरशाही के संपूर्ण निकाय में खुलेपन और जवाबदेही की गैर मौजूदगी देखी गई है। यह माना गया है कि चीन के स्थानीय अधिकारियों को जवाबदेह बनाना कठिन है, क्योंकि चीन में नीतियों का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर होता है।
अगला प्रश्न है, रूस में बजट प्रणाली की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, जिसे 100 शब्दों में उत्तर देना है। तो रूस में संघीय, क्षेत्रीय, स्थानीय स्तर की जो क्या है वो सरकारी संरचना है। रूस में बजट प्रणाली कई प्रकार के बजटीय कोष देखे गए हैं, जैसे राज्य पेंशन कोष, सामाजिक कोष, तो अलग अलग तरह के कोष हैं। फिर रूस में प्रशासनिक सुधारों में 3 वर्ष के बजट में नए राजनीतिक नियमों का बजटीय गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। रूस में नई बजट प्रणाली 2011 से शुरू हुई, जिसके अंतर्गत बजट को प्रभावशाली बढ़ाने का प्रयास शुरू किए गए। रूस में नई बजट प्रणाली के तहत जीवन की नई गुणवत्ता को आंका गया और कुशल सरकार का परिचय दिया गया। इस प्रणाली में राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए धनराशि का वितरण हुआ है। नई प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रगति के लिए व्यय की सीमाएं तय की गई। बजट के सुधारों के साथ उद्देश्यों को भी स्पष्ट किया गया है। रूसी बजट प्रणाली द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम को तार्किक ढांचे का विकास दिया गया। फिर बजट प्रक्रिया में सुधारों के अंतर्गत प्रभावी बजट के लिए दिशा निर्देशों को भी पारित किया गया। फिर अगला प्रश्न है, रूसी संघ के संवैधानिक न्यायालय की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो जो रूस में संवैधानिक मुद्दे जैसे कि संघीय कानून, राष्ट्रपति के कार्य, परिषदीय संघ, राज्य ड्रामा और सरकार के मुद्दों की जांच करना। फिर गणराज्यों के संविधान से संबंधित कानूनों, न्यायिक नियमों की जांच करना। फिर संघ के राज्य अधिकारियों और क्षेत्र अधिकारियों के बीच समझौते की जांच करना। फिर वे समझौते जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारित नहीं हुए उनकी जांच करना। रूसी नागरिकों की सार्वधानिक और स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित मुद्दों की जांच। फिर अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक समाज की भूमिका की जांच कीजिए। तो भारत में नागरिक समाज में जो बढ़ोतरी हो रही है वो कैसे हो रही है कि सामाजिक आंदोलन जो होते हैं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई जाती है। तो वर्ष 2007 में योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय नीति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय नीति द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि स्वैच्छिक क्षेत्रों में बहुलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके उद्देश्य के मानदंड निम्नलिखित हैं, जैसे कि स्वैच्छिक संगठनों को आवश्यक वित्तीय संसाधन देना, फिर व्यवस्थाओं को वर्गीकृत करना, स्वैच्छिक संगठनों को विश्वास में लेना, स्वैच्छिक संगठनों के सशक्त वातावरण तैयार करना, संयुक्त उद्यम कार्यक्रम की नीति गतिविधियां जैसे कि सम्मेलन, केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर वित्तीय सहायता भारत में नागरिक समाज संगठन द्वारा अपने प्रयासों में दिखाई गई, पहले बहुत दर्शे दिखाई गई। फिर अगला प्रश्न है, ब्राजील में स्थानीय शासन पर एक टिप्पणी लिखिए। ब्राजील में स्थानीय सरकारों का मुख्य सामाजिक सेवा प्रदान की जा रही है। स्थानीय सरकारों को संघीय सरकार के तहत कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो महापौर को 4 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इसमें नगर पालिका को अपना कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ब्राजील में स्थानीय शासन के उद्देश्य क्या है? वित्त मतलब रुपए पैसे, वित्तीय संस्थानों का वितरण संघीय राज्यों द्वारा, नई नीतियों की जांच करना और निर्णय लेना और मूलभूत सामाजिक सेवाएं देना। फिर स्थानीय वित्त पोषण, संविधान और विकास, इसका कार्य क्या है? संविधान और विकास। फिर स्थानीय समुदायों को सत्ता का हस्तांतरण, स्थानीय शासन की संरचना, सामुदायिक परिषदों की स्थापना, संघीय कानून द्वारा सामुदायिक परिषदों की स्थापना की गई। इसका कार्य संसाधन भागीदारी और पूंजी के उपयोग को बढ़ावा देना माना गया है। इसके अंतर्गत पड़ोस की नीति और मिश्रित समूहों के लिए परिषद के ट्रेडमार्क माने गए हैं। फिर सहभागी बजट का विचार। सहभागी बजट स्थानीय सरकारों द्वारा 1989 में पोर्टो एलेग्रे में संचालित की गई योजना है। इसके अंतर्गत क्या होता है? स्थानीय शासन क्षेत्र और नगर पालिकाएं विशेष क्षेत्र में सहभागी बजट विकास की व्यवस्था को अपना रही है। इस असाइनमेंट और ऐसे इग्नू सॉल्व असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें वेबसाइट ignoovala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक विद सॉल्व सैंपल पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% की डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट करें www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below which assignment do you want next. Thanks for watching.